साथियों, आज इतिहास की क्लास में हम सिकंदर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। सिकंदर के बारे में सामान्य बातें मैं आपको क्लियर करूंगा आज। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं सिकंदर की कि सिकंदर आता कहां से है, किस प्रकार से आता है और उसके बाद का जो इतिहास जो देखने को मिलता है, इतिहास जो लिखा गया है, सर्वाधिक जो लेखक आए हैं वो सिकंदर के बाद के हैं, सिकंदर के समकालीन है, सिकंदर के समय के हैं। तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा, सिकंदर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सिकंदर का जो गुरु था उसका नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। देखिएगा, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। ठीक है, अरस्तु वही अरस्तु है जो लेखक था। ठीक है ना, वही अरस्तु की बात कर रहा हूं मैं जो कि लेखक था। तो सिकंदर जो था यानी कि अरस्तु 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 तक इसके साथ में रहा था। 384 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक, ठीक है, तब तक ये इसका गुरु रहा था। जो एक यूनान का दार्शनिक था। यूनान दार्शनिक, देखिएगा एक शब्द होता है दार्शनिक, यूनान दार्शनिक था ये। यूनान दार्शनिक का मतलब क्या होता है? यूनान तो ये देश है, लेकिन दार्शनिक का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी भी देश की सांसारिक घटनाओं को या फिर किसी भी देश को देखने के लिए किसी भी व्यक्ति को वहां की भौगोलिक स्थिति, इतिहास के बारे में और दूसरी बात जहां पर उसकी समाज संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो भेजा जाता है उसे दार्शनिक कहा जाता है। तो अरस्तु जो व्यक्ति था ये एक बहुत घुमंतु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। लगभग इसने बहुत सारे देशों का भ्रमण किया था। इन्होंने, इसकी सबसे अच्छी पकड़ थी राजनीतिक समस्या, यानी कि राजनीतिक पकड़ बहुत अच्छी थी इसकी, क्योंकि जहां भी जाता था तो वहां से शासक, यानी कि जिस प्रकार से राजा शासन करते थे तो उन राजाओं की जो भी बातें हुआ करती थी, वहां की जो कमजोरियां हुआ करती थी उनको तुरंत नोट कर लिया करता था। इसकी ये खूबी थी। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये सिकंदर जो था इसका गुरु था अरस्तु। और कभी भी सिकंदर जो है भारत की ओर आक्रमण करने के लिए नहीं आता, यूनान की तरफ आक्रमण करने के लिए नहीं आता, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो इसी व्यक्ति का है, अरस्तु का है। दूसरा हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है। उसके बाद में जितने भी इतिहासकार हुए हैं उस समय जिन इतिहासकारों ने जो भारत देश का वर्णन किया था, सोने की चिड़िया जिसको बताया गया था, और उस समय जो अपार धन की स्थिति में वर्णन जो किया गया था वही वर्णन भारत की ओर सिकंदर को खींच कर लाया था। और उसकी इच्छा थी धन लूटना, इसके अलावा कोई इच्छा नहीं थी सिकंदर की यहां पर आने के लिए। तो देखिएगा, अब हम बात करेंगे वैसे मानचित्र की सहायता से मैं आपको इसको बहुत क्लियर से समझाऊंगा। जब आपके पास में एलईडी बोर्ड होगा तो मानचित्र के माध्यम से सब चीजें हम जब रिवाइज करेंगे तब आपको समझेंगे। अभी केवल आप नोट करते चलिएगा पॉइंट। तो सबसे पहले सिकंदर का गुरु जो था वो अरस्तु था। अरस्तु की बात करें तो ये 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक सिकंदर के साथ में था। ठीक है, ये यूनानी दार्शनिक था जो कि प्लेटो का शिष्य था। किसका शिष्य है ये? प्लेटो का शिष्य था। ये अरस्तु जो था ये किसका शिष्य था? प्लेटो का शिष्य था ये। ठीक है, प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो जानते हैं कौन था? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि प्लेटो कौन था। ठीक है, तो प्लेटो के शिष्य था। उनका जन्म जो है स्टोगोरिया नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर हुआ था? स्टोगोरिया, स्टोगोरिया नामक नगर में हुआ था। ठीक है, स्टोगोरिया नामक नगर में इनका जन्म हुआ था। और अरस्तु ने जो है, अरस्तु की बात कर रहे हैं अब, ये केवल इसका गुरु था। यानी कि प्लेटो की बात करें तो ये जो था यानी कि प्लेटो के शिष्य थे, कहने का मतलब ये इनके गुरु थे अरस्तु के। और अरस्तु की बात कर रहे हैं अपन। अब देखिएगा, अरस्तु जो राइटर था, अरस्तु जो लेखक था, ये बहुत समृद्धि पाया है उस समय, क्योंकि इसने देखिएगा बहुत कुछ लिखा है। इसने भौतिक लिखा है, अरस्तु ने भौतिक आध्यात्मिक लिखा है, भौतिक लिखा है इसने, आध्यात्मिक के बारे में भी इसने बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, उस समय का बहुत प्रसिद्ध लेखक रहा है। इसके बाद में कई कविताएं लिखी है, नाटक लिखे हैं, कविताएं भी लिखी है इन्होंने, कई नाटक लिखे हैं, संगीत लिखा है, कविताएं, नाटक, संगीत, और कई तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, तर्कशास्त्र भी लिखा है। तर्कशास्त्र क्या होता है? देखिएगा, तर्कशास्त्र उसे कहते हैं जिस प्रकार से किसी भी बात पर तर्क देता है। यानी कि कोई भी राइटर, जिस प्रकार से प्लेटो ने कई सारे सिद्धांतों का वर्णन किया, और ये जबकि अरस्तु इसका शिष्य था, लेकिन उसके बावजूद भी प्लेटो को जो बहुत सारे सिद्धांत थे उनको आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो अरस्तु था इसने कई बार इसका जो वर्णन किया है, यानी कि तर्क दिया है उस पर, तो उसको तर्क शास्त्र के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, समझ में आ गया तर्क शास्त्र क्या होता है? यानी कि किसी भी व्यक्ति को आलोचना अलग चीज होती है, तर्क देना अलग चीज होती है।
तर्क की बात करें तो एक समझौता होता है, जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को सामने वाले के विचार जो है वो समझाना चाहते हो तो आप तर्क देके समझाएंगे। अभी मैं आपको किस प्रकार से समझाता हूं, जैसे देखिएगा आप कोई भी गलती कर देते हैं, मान लीजिएगा कोई भी गलती कर लेते हैं तो उसके बाद में मैं एक क्लास आपको देता हूं, जैसे मोटिवेशन क्लास मान लीजिएगा, कुछ भी मान लीजिएगा, तो वो क्लास जो मैं देता हूं आपको तर्क देकर समझाता हूं, दूसरे से कंपेयर करके समझाता हूं कि भाई देखो अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये भी तर्क शास्त्र लिखता था, ठीक है, चलिएगा। इसके बाद में देखिएगा राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र बहुत गजब लिखता था, क्योंकि मैंने कहा था आपसे नीति शास्त्र बहुत गजब लिखा करता था ये। इसके बाद में राजनीतिक शास्त्र भी लिखता था, राजनीतिक शास्त्र भी गजब लिखता था, ठीक है, नीति शास्त्र लिखता था और इसके बाद में राजशास्त्र लिखता था, ठीक है। इसके बाद में जीव विज्ञान भी इसने कई बार लिखी है, जीव विज्ञान के अंदर भी बहुत अच्छा नाम कमाया इसने, जीव विज्ञान लिखा है और आदि। इसके बाद में बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी थी, मुख्य रूप से जो है इन्होंने भौतिक भूगोल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं, कविताओं की बात कर रहा हूं, नाटक संगीत तर्क शास्त्र की बात कर रहा हूं, राजनीतिक बात कर रहा हूं, यानी कि राजनीतिक शास्त्र की बात कर रहा हूं, जीव विज्ञान की बात कर रहा हूं, आदि ये चीजें इन्होंने जो लिखी है, किसने, अरस्तु ने, ठीक है। तो अरस्तु के बारे में ये सब चीजें आप नोट करते चलिएगा। सिकंदर ने सिर्फ एशिया माइनर यानी कि तुर्क जो था, एशिया माइनर की बात कर रहा हूं, एशिया माइनर किसे कहते हैं, देखिएगा सिकंदर जो था एशिया माइनर तक यानी कि तुर्क तक ही सीमित रहना चाहता था, यानी कि यहां तक ही शासन करना चाहता था, और शासक यानी कि इराक को ही नहीं बल्कि ईरान को भी इसने जीत लिया था उस समय, तो तुर्क, इसके बाद में ईरान जीत लेता है, ईरान जीत लेता है, इराक वाला क्षेत्र जीत लेता है। तो उस समय की बात है जब सिकंदर जो था भारत की ओर आगे बढ़ रहा था, तो उस समय क्या हुआ था, अक्सर हुआ यह था कि जो सिकंदर था वो भारत की ओर नहीं आना चाहता था, क्योंकि लेकिन उस समय एक युद्ध छिड़ा हुआ था, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अभी। एशिया माइनर तुर्क यानी कि ईरान और इराक तक इसने आक्रमण करते हुए जीत गया था, इन इलाकों को इसने सिकंदर ने क्या कर ली थी, जीत हासिल कर ली थी भाई, ठीक है। यहां तक सिकंदर ने क्या की थी, जीत हासिल कर ली थी ईरान, इराक और तुर्क तक, ठीक है, चलेगा। और इसके बाद में ईरान से वो भारत की ओर आगे बढ़ जाता है, ईरान से भारत की ओर आगे प्रस्ताव करता है, यानी कि भारत की ओर रवाना हो जाता है। जब ये ईरान यहां से जीतता है तो भारत की ओर भी आ जाता है। देखिएगा अगर हम मानचित्र की सहायता से अगर इसको समझना चाहेंगे तो देखिएगा इस प्रकार से, अगर आपका ये जो है यानी कि आपका जो पश्चिमी भारत की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा ये जो पश्चिमी भारत जो आपका है, ठीक है, इधर जो पश्चिमी भारत है आपका, ईरान वाला जो क्षेत्र है वो, ईरान इराक वाला जो क्षेत्र है वो यही तो है। तो यहीं से अब ये आगे इधर अब देखिएगा यहां से उस समय मिला हुआ था पाकिस्तान, इधर आपका अफगानिस्तान मिला हुआ था, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान जो था वो उस समय आपके भारत में ही था, तो भारत में ही उस समय था ये, तो उस समय भारत में था, तो इस कारण से जो था यानी कि सिकंदर को नजर पड़ती है इस भारत देश पर, ठीक है, तो ये भारत हो गया और सिकंदर की नजर पड़ती है यहां से, तो ये ईरान इराक से होता हुआ यानी कि यहाँ पर पास में क्या पड़ता था, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी उस समय भारत का हिस्सा था और अफगानिस्तान भी इसी का हिस्सा था, तो इसके कारण ये क्या क्या करने लगा, यानी कि इधर आगे बढ़ना प्रारंभ करता है, ठीक है, आगे बढ़ना प्रारंभ करता है और यहां से ये क्या कर लेता है, भारत पर आक्रमण कर देता है, ठीक है, चलेगा। इसके बाद में सिकंदर के बारे में यानी कि खेलवत होकर भारत आया और उसने यानी कि एक दर्रा था जिसका नाम है खेबार दर्रा, ध्यान रखिएगा एक दर्रे का नाम है खेबार दर्रा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, खेबार दर्रा से होता हुआ सिकंदर भारत किस दर्रे से होता हुआ आता है, खेबार दर्रे से आता है, किस दर्रे से आता है, खेबार दर्रे से, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा खेबार दर्रे से होता हुआ सिकंदर जो है भारत के अंदर आता है। दर्रे का नाम जरूर याद रखना खेबार दर्रा, क्योंकि कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि सिकंदर जो भारत आता है वो किस दर्रे के माध्यम से आता है, तो खेबार दर्रे के माध्यम से ये भारत में प्रवेश करता है, ठीक है, आया था। उसने पहला आक्रमण जो है तक्षशिला के राजा अम्मी पर किया था, किस पर किया था, अभी पर, राजा अभी, कहां का था राजा अभी, तक्षशिला का था सबसे पहले। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं उसके बाद में आगे चलेंगे। सिकंदर के बारे में बात कर रहे थे, तो सिकंदर का जो गुरु था उसका नाम था अरस्तु, और अरस्तु का गुरु कौन था, प्लेटो, अरस्तु का गुरु कौन था, प्लेटो था, और जो सिकंदर अरस्तु जो था वो 384 से 322 ईसा पूर्व तक किसके साथ में रहा था, और सिकंदर के साथ में रहा था। अरस्तु की बात करें तो इसका जन्म जो हुआ है स्टोगोरिया नामक नगर में हुआ था, ये एक यूनान दार्शनिक रहा है, ठीक है, कौन रहा है, यूनान दार्शनिक रहा है। इसके बाद में देखिएगा ये भौतिक यानी कि भौतिक है, भूगोल जो लिखा इसने, आध्यात्मिक लिखा इसने, कविताएं लिखी, नाटक लिखा, संगीत लिखा, तर्कशास्त्र लिखता था,
राजनीति शास्त्र लिखता था, नीति शास्त्र लिखता था, जीव विज्ञान भी इसने लिखी है। तो इसी प्रकार से अरस्तु ने क्या किया है, बहुत सारा अपना नाम कमाया है। इसके बाद में हम बात करते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर जो था, सिकंदर एशिया माइनर यानी कि तुर्की के अंदर ही शासन करना चाहता था, लेकिन उस समय क्या किया, ईरान और इराक पर भी इसने अधिकार कर लिया और जीत हासिल कर ली। उसके बाद में ये भारत देश की ओर आगे बढ़ने लगा, और जब भारत देश की ओर आगे बढ़ने लगा तो ये खेवार दर्रे से होता हुआ भारत के अंदर आया था। किसके सहायता से आया था, खेवार दर्रे की सहायता से ये अंदर भारत में पहुंच गया था। ठीक है, तो देखिएगा खेवार दर्रे से होता हुआ ये आता है। सबसे पहले जो है ये आक्रमण जो करता है वो तक्षशिल के राजा अम्बी पर करता है। तक्षशिल के किसके राजा पर करता है, तक्षशिल का राजा। तक्षशिल का राजा का नाम था अम्बी। क्या नाम था, अभी। और अभी पर यह आक्रमण करता है सबसे पहले। भारत में किस पर आक्रमण करता है, तक्षशिल के राजा अभी पर सबसे पहले आक्रमण करता है सिकंदर। ध्यान रखना, सिकंदर सबसे पहले जो आक्रमण करता है वो तक्षशिल के राजा अभी पर करता है, और इसका घोर जो विरोध करता है वो पोरस नामक व्यक्ति था, और इस पोरस ने जो है इसका घोर विरोध किया। किसका, सिकंदर का। सिकंदर का बहुत तगड़े तरीके से, बहुत गजब तरीके से ये विरोध करता है पोरस। ठीक है, लेकिन तक्षशिल के राजा जो अभी था उसके ऊपर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था सबसे पहले आते ही। ठीक है, चलेगा। तक्षशिल का राजा अभी और पोरस यानी कि सुव्याख्यात राजा थे। कहने का मतलब उस समय के प्रसिद्ध राजा थे। ये दोनों ही राजा जो थे उस समय के क्या थे, प्रसिद्ध थे, है ना। तो क्या थे ये दोनों, सुव्याख्यात यानी कि प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, उस समय के प्रसिद्ध शासक थे दोनों। ठीक है, दोनों आसपास के थे, पड़ोस के ज्यादा दायरे में नहीं थे, लेकिन एक दूसरे की सहायता भी करते थे और प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो अभी के ऊपर आक्रमण होने के बाद में पोरस ने जो है सिकंदर का दमन किया, विरोध किया, लेकिन इसकी पार नहीं पड़ी आगे जाकर। तक्षशिल का राजा अभी और पोरस सुव्याख्यात राजा थे, और जिनके राजा जो थे यानी कि राज्यों की बात करें तो वो झेलमा और चेनबा वाला जो राज्य जो मैंने लिखवाया था एक बार आपका, तो उसके मध्य में पड़ता था। यानी कि जो दो नदियां थी आपकी प्रसिद्ध नदियां थी, जिसका नाम है झेलमा और चेनबा। देखिएगा, इनके राज्यों की बात करते हैं, एक तरफ झेलमा नदी पड़ती है और एक तरफ चेनबा नदी पड़ती है। मैंने आपको पहले बताया था कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक एक ही स्वरूप है, यानी कि एक ही इतिहास के अंदर पढ़िएगा, या फिर ज्योग्राफी के अंदर पढ़िएगा, या फिर मानव के बारे में संदर्भ में पढ़िएगा। मानव वहीं पर निवास करता है जहां पर पानी की आवश्यकता पूरी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों यानी कि अभी और जो पोरस जो राज करते थे, इनके राज्य जो थे इन दो नदियों के मध्य में थे। पहली नदी का नाम है झेलमा, ध्यान रखिएगा, दोनों के मध्य में था झेलमा, और दूसरी नदी थी चेनबा, और इन्हीं के मध्य में इनका राज्य था दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सिकंदर आता है, सिकंदर इनके ऊपर आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो चेनबा नदी के मध्य में पड़ता है। इतिहास के पिता के नाम से कहा जाने वाले जो व्यक्ति था, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस जैसे लेखकों ने क्या किया, हेरोडोटस इतिहास के पिता कहा जाने वाले, यानी किसके पिता है ये, इतिहास के पिता कहा जाता है किसको, हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस जैसे लोगों ने और अन्य यूनानी लेखक थे, यूनानी दार्शनिक लोग यहाँ पर भारत में आया करते थे ना, तो यूनानी लेखकों ने, कौन से लेखकों ने, यूनानी लेखकों ने और यूनानी दार्शनिक जो लोग यहाँ पर भारत में आया करते थे, उन लोगों ने भारत का जो वर्णन किया है वो लेखक के यानी कि संपत्ति के आधार पर सर्व संपत्ति यानी कि सर्वाधिक विश्व में संपत्ति अगर बताई गई है तो वो भारत में बताई गई थी उस समय। तो उन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया था, क्योंकि देखिएगा एक बात बता देता हूं, यहाँ पर राइटर्स लेखक जो होते हैं, पत्रकार जो होते हैं, इनकी एक बहुत अहम भूमिका होती है दो देशों को आपस में लड़ाने में, या फिर एक देश से दूसरे देश में घृणा करवाने में। इन दोनों व्यक्तियों की वर्तमान समय में सोशल मीडिया की भूमिका होती है, पहले इतिहासकारों की हुआ करते थे। जो लोग लेखक थे, ये लोग करते क्या थे, यानी कि घूमने के बहाने से ये देशों में घुमा करते थे। जब भी ये लोग घूमने के लिए आया करते थे, आज यहाँ पर यूनानी लेखक यानी कि अरस्तु जैसा व्यक्ति नहीं होता और हेरोडोटस जैसा व्यक्ति नामक इतिहास में नहीं होता, तो आज हम सिकंदर के बारे में भारत में नहीं पढ़ रहे होते। और ये जो भारत देश जो है ना, इसकी दुर्दशा जो आज है ना, वो हम देख नहीं रहे थे। इन लोगों की देन है, जिन लोगों को आज हम इतिहास के पिता कहते हैं, और इनको यूनानी लेखक जो हैं, इनको यूनानी लेखक जो हम बोलते हैं, इन्हीं लोगों की देन है कि आज हमें हमारे देश को आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है और हमारा शोषण किया गया है। ये शोषण इसी कारण से हुआ है क्योंकि इन लोगों ने जो जिस प्रकार से, यानी कि देखिएगा बात यह है, जब आप लेखक बनते हैं,
जब आप एक किताब लिखते हैं, अभी मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं इस पर, है ना, ठीक है, तो मैंने इतिहास को उसमें संग्रह किया है, पूरा इतिहास जो है मतलब भारत का विश्व का, यानी कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान स्वरूप तक जहां तक इतिहास लिखा जाना चाहिए था, वो इतिहास के सोर्स जो है वो मैं एकत्रित कर रहा हूं और मैं उस पर एक किताब लिख रहा हूं ना वर्तमान समय में। तो जब आप एक लेखक बनते हैं, राइटर बनते हैं, तो आपकी सोच जो है ना वो आपकी काल्पनिक शक्ति होती है ना, वो काल्पनिक शक्ति पर निर्भर करता है कि आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं या फिर देश को जोड़ना चाहते हैं। अब इन लोगों की जो काल्पनिक शक्ति जो काम करती थी ना, लेखक हमेशा काल्पनिक शक्ति के आधार पर काम करता है, और वो काल्पनिक शक्ति जो होती है वही आपके दिमाग में जाकर स्थिर हो जाती है। जब आप किसी राइटर्स की बुक पढ़ते हैं ना, आज तक जो भी कविताएं जो आपने पढ़ी है, नाटक जो आपने पढ़े हैं, जो भी आप राइटर्स की किताबें पढ़ते हैं, तो उनकी मानसिक सोच पढ़ते हैं आप लोग, उनकी मानसिक सोच पढ़ पाते हैं कि इसकी मंशा क्या है इस टॉपिक के पीछे। आप लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, आप लोग केवल अपना काम सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन आप जब किताब लिखना चाहते हैं, जब लेखक बनना चाहेंगे या फिर आप कभी कोई पुस्तक लिखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में लेखक बना कैसे जाता है या फिर बनना कैसे पड़ता है। क्योंकि उसमें होता यह है, क्योंकि आपकी मानसिक सोच जो होती है उसका विकास होता है और उसके बारे में बताना पड़ता है। अब इन लोगों की जो मानसिक सोच थी वो हमेशा से भारत को डुबाने की क्यों थी, इसका रीजन ये था, इसका रीजन ये था क्योंकि ये लोग ईर्ष्या करते थे भारत से। क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे सॉरी, ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि भारत उस समय सबसे दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली था। सर्वाधिक शक्तिशाली यानी कि पैसे में, इकोनॉमी सिस्टम में सर्वाधिक शक्तिशाली था, क्योंकि ये व्यापार करता था, इन देशों से क्या करता था? व्यापार करता था। यानी कि देश कमजोर हो गए थे, व्यापार करते थे तो बदले में सोना लाया करते थे। बड़े भारत के व्यक्ति महान थे उस समय कि विदेशों में व्यापार करते थे और इन लोगों से इनका धन लेते थे, धन अर्जित करते थे। तो जब धन लेकर आते थे तो ये लेखक जो हुआ करते थे, तो लिखता कौन है आज की दुनिया में? लेखक यानी कि लिखेगा कौन, ये बताइएगा। आज लेखकों का जो काम करता है वो मीडिया करता है। कौन करता है? मीडिया, ठीक है। आज वर्तमान समय की बात करें तो पहले लेखक लोग करते थे, आज कौन कर रहा है? आज मीडिया काम करता है उस पर, ठीक है। तो देखिएगा, जिस प्रकार से मीडिया की जो रिपोर्ट आती है, मीडिया की रिपोर्ट जो आती है उसका मतलब क्या होता है? मीडिया रिपोर्ट जब देता है जब आपका देश किसी देश से कर लेता है, कोई देश आपसे आगे निकल जाता है, किसी भी देश की अच्छाई बुराई दिखाने का काम कौन करता है? मीडिया करता है ना। तो उस समय ये लेखक करते थे। तो इन लेखकों ने इस प्रकार से भारत का वर्णन किया है। आज देखिए ना, आप पाकिस्तान कितना भी अच्छा काम करे, आज भारत का मीडिया की बात करें या फिर किसी भी देश के मीडिया की बात करें, यानी कि भारत के मीडिया की बात करें मुख्य रूप से, तो पाकिस्तान कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी बुरा काम करे, बुरा दिखाना है तो दिखाना, ठीक है। तो यही मंशा होती है, ठीक है। तो यही मानसिक सोच होती है व्यक्ति की, दिखाना क्या चाह रहा है, ठीक है। अभी वर्तमान समय में आप हालत देख रहे हैं, राजनीतिक दबाव के कारण मीडिया जो है एक ही तरफ, एक ही पक्ष यानी कि पक्षपात करती नहीं हो, एक ही पक्ष की तरफ अपना समर्थन सिद्ध कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने भी भारत का जो वर्णन किया है बहुत अच्छे से किया, बहुत समृद्ध बताया। इसी कारण से अरस्तु जैसे व्यक्तियों ने, जब प्लेटो के शिष्य थे, है ना, यूनानी लेखकों के बारे में पढ़े, उसके बाद में अरस्तु जो है, अरस्तु सिकंदर का गुरु बनता है और सिकंदर को शिक्षा देता है कि बेटा कुछ नहीं रखा, ईरान, इराक, यूनान में कुछ नहीं रखा है, भारत चलना है तो भारत चल, क्योंकि पैसा होता है उधर, इकोनॉमी सिस्टम बहुत डेवलप है, तो बहुत लूट के लाएंगे दोनों। तो दोनों आ गए भारत को लूटने के लिए, और सबसे पहले तक्षशिला पर यानी कि राजा अभी के ऊपर आकर आक्रमण कर देते हैं। और कौन से दर्रे से आते हैं? खवार दर्रे से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से यहाँ पर हेरोडोटस जैसे नामकों व्यक्तियों ने भारत के साथ में ईर्ष्या जैसा व्यवहार किया है, जिसको आज आप इतिहास के पिता कहते हैं, ठीक है। इसी कारण से सिकंदर के इतिहास में, इतिहास को पढ़कर भारत की ओर आक्रमण करने के लिए सोचता है। क्या पढ़कर? इतिहास पढ़कर भारत का क्या पढ़ता है सिकंदर? इतिहास, और इतिहास पढ़कर ही भारत की ओर आक्रमण करने के लिए सिकंदर चला आता है, ठीक है। चलिए, इसी समय यूनानी और ईरानियों के मध्य में युद्ध हो रहा था। इसी समय क्या हो रहा था? यूनानी और ईरानियों के मध्य में, यूनान के जो लेखक थे, देखिएगा, यूनान और ईरान दोनों देश थे आपस में, और शक्तिशाली थे, सर्वाधिक उस समय के शक्तिशाली थे। इनके मध्य में काफी लड़ाइयां हुई। तो यूनान और ईरान के मध्य में लड़ाई हो रही थी, और सिकंदर के नेतृत्व में यूनान आखिरकार ईरान साम्राज्य को नष्ट कर ही दिया था। यानी कि यूनान जो था, यूनान ने आखिरकार ईरान को समाप्त कर दिया था।
देखिएगा, अब यहां पर हम विश्व के संदर्भ में बात कर रहे हैं थोड़ा, तो विश्व के संदर्भ में बात करते हैं। दो देश है सर्वाधिक शक्तिशाली है, आपसी पड़ोसी है, एक ईरान है और एक इराक है। ईरान और इराक, सॉरी, ईरान इराक एक तरफ थे और इधर आपका एक यूनान है, यूनान देश की बात कर रहा हूं मैं अभी। यूनान और ईरान के मध्य में, इन दोनों के मध्य में हो रहा था युद्ध। क्या चल रहा था इन दोनों के मध्य में? युद्ध चल रहा था। अब भाई साहब हुआ ये कि सिकंदर भी उस समय जो था ईरान इराक, यानी कि मैंने बताया था कि तुर्क का शासक था उस समय। ये क्या था? तुर्क का शासक कर रहा था, यानी कि तुर्क के ऊपर सिकंदर का आक्रमण था, यानी कि सिकंदर का जज्बा जमा हुआ था, क्योंकि यहां पर इसको जीत हासिल कर ली थी। इराक और तुर्क के ऊपर इसका शासक था। इसके बाद में इसकी नजर थी ईरान पर, सिकंदर की। अब इसकी नजर ईरान पर थी, तो उस समय हुआ ये कि जब ये इराक और तुर्क का शासक था, तो उसी समय यानी कि ईरान और यूनान के मध्य में लड़ाई शुरू हो गई। अब यूनान के मध्य में लड़ाई शुरू हो गई, तो यूनान जो था, यूनान जो देश था, इसका व्यक्ति था कौन? अरस्तु, जिसको गुरु बनाता है जाकर कौन? सिकंदर गुरु बनाता है। तो अरस्तु जो है बड़े राजनीतिज्ञ था, शास्त्री था। तो इस अरस्तु ने क्या किया? इस सिकंदर को रास्ता बताया कि भाई देख, बात यह है, आप सामने मत आओ, आप यूनान की तरफ से लड़ाई करो और ईरान को नष्ट कर दो पूर्ण तरीके से। यह सर्वशक्तिशाली है और मैं आपको क्या करूंगा? यूनान और यानी कि ईरान पर आपको शासक बना दूंगा। अरस्तु का विचार ये था। अब इसने क्या किया? जब यहां पर यूनान की तरफ से ये युद्ध करने के लिए जाता है ईरान को, क्योंकि देखिएगा एक राजा के पास में डबल पावर, यानी कि एक राजा के पास में दूसरा राजा मिल जाए तो डबल पावर हो जाएगी, डबल शक्ति हो जाएगी। तो फिर इधर एक हो गया और ईरान छोटा रह गया, तो ईरान को हरा दिया इन लोगों ने मिलकर। तो इसको लिखना ऐसे है कि इस समय यूनानी और ईरान के मध्य में क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। और सिकंदर के नेतृत्व में यूनान के लोग जो थे, है ना, अरस्तु, बात कर रहा हूं मैं अरस्तु की, तो यूनान के लोगों ने आखिरकार ईरानियों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, यानी कि इनको हरा दिया बेचारों को। किसको? हार हो गई, ईरानी लोगों की हार हो गई। और इस पर भी किसका आधिपत्य हो गया? अब सिकंदर का, क्योंकि सिकंदर ने जीत लिया। क्योंकि सिकंदर ने क्या किया? यूनान का साथ दे दिया उस समय, और साथ दिया तो बेचारे ईरान को हरा दिया। ठीक है, चलेगा। इसके बाद में जिसके पश्चात सिकंदर भारत की ओर बढ़ता है। अब देखिएगा यहां से ईरान पर, अब मैंने आपको तीन राज्य, यानी कि तीन राज्य बताए, देखिएगा, एक तुर्क हो गया, एक ईरान हो गया, एक इराक हो गया। इन तीनों के ऊपर सिकंदर का शासक हो गया। यूनान इसका साथ दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि इसने जब यूनान और ईरान के मध्य युद्ध हुआ था, तो यूनान की तरफ से सिकंदर ने युद्ध लड़ा था ईरान के खिलाफ। ईरान पर इसका शासक हो गया, यूनान इसका साथ दे रहा है मित्र बन के। गुरु जो था अरस्तु, वो भी यूनान का था। यूनान की पूरी राजनीति जानता था, पूरी भूगोल जानता था, पूरी ज्योग्राफी जानता था, पूरा इतिहास जानता था। तो संपूर्ण जानकारी जो था वो सिकंदर को दे रहा था कि भाई देख, ऐसा सिस्टम है हमारे यूनान में। तो उसके साथ में लेखक था। लेखक के साथ में क्या था? यानी कि लेखक का कार्य हुआ करता था, किसी भी देश में जाकर वहां के राजनीतिक हालात देख लेता था, तुरंत पहचान जाया करता था कि यहाँ पर कमजोरी क्या है। जैसे ही कमजोरी पकड़ में आती थी, तुरंत सिकंदर को बता दिया करता था आके कि भाई कमजोरी ये है, इस प्रकार से रणनीति बनाओ, इस प्रकार से आप जीत जाओगे। तो इसी प्रकार से अब क्या होता है, जब ईरान हार गया और ईरान पर इसका आधिपत्य हो गया, किसका आधिपत्य हो गया भाई साहब? इसका हो गया, सिकंदर का आधिपत्य हो गया। अब सिकंदर बढ़ता है भारत की ओर। अब सिकंदर आता है ईरान इराक से भारत की तरफ आना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, सिकंदर भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण उसकी धन प्राप्ति लालसा थी। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य जो रहा है इसका, वो धन कमाना था, यानी कि धन अर्जित करना था, भारत से धन ले जाना था इसका। ठीक है, झेलमा नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध जो है वो किसने किया? पोरस ने किया। सबसे पहले झेलमा, दो नदियों की बात कर रहे थे, झेलमा और चेनबा। अब ये सबसे पहले झेलमा नदी की बात कर रहे हैं। झेलमा नदी में जो था, यानी कि यहाँ का शासक था पोरस, इसकी तरफ था, झेलमा नदी की तरफ था पोरस, और इधर था आपका अब्बी। तो देखिएगा पोरस ने क्या किया, इसका जबरदस्त विरोध किया, क्योंकि इधर से आने वाला था, और जब ये इधर से आया तो इसने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया, दमन किया, इससे युद्ध करने के लिए तैयार था। ठीक है, तो पोरस ने प्रतिरोध किया और हाई स्पीड, यानी कि वास्तविक आधुनिक झेलमा जो थी, यानी कि पोरस और सिकंदर के मध्य में झेलमा नदी के किनारे सुप्रसिद्ध एक युद्ध हुआ था, जिसका नाम था विति स्थित। ठीक है, विति स्थित का युद्ध हुआ, जिसका नाम क्या था? विति स्थित का युद्ध।
ध्यान रखिएगा, विति स्तुत का जो युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था? विति स्तुत, विति इतुस नामक एक युद्ध हुआ जो कि सिकंदर और पोरस के मध्य में हुआ था, झेलमा नदी के किनारे पर हुआ था। बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था उस समय, क्योंकि सिकंदर के पास में बहुत पावर था, बहुत शक्तिशाली था ये, क्योंकि इधर तुर्क, ईरान और इराक और यूनान मित्रता के साथ में था, है ना। तो देखिएगा, इतनी शक्ति होने के बावजूद आज जो इंसान है यानी कि सिकंदर जो है वो भारत की ओर आता है, और भारत से बेचारा एक व्यक्ति पोरस जो है उसका सामना करने के लिए चला जाता है। अगर इस समय यानी कि पोरस का अगर अभी भी साथ दे देता, या फिर कोई और राजा, यानी कि पिछले राजाओं की बात बाद में करेंगे, कौन कौन थे भारत में उस समय महान राजा थे, अगर अभी और पोरस जो थे दोनों मिलकर भी अगर इससे युद्ध करते तो हार जाता है। लेकिन एक तरफ चेन्बा नदी की रखवाली कौन करता था? अभी करता था। पोरस नदी की रखवाली कौन कर रहा था? इधर यानी कि झेलमा नदी की रक्षा कौन कर रहा था? पोरस कर रहा था। तो इस पोरस ने सबसे पहले सिकंदर से युद्ध किया, और उस युद्ध को नाम है विति स्तुत युद्ध कहा जाता है, और ये इतिहास के अंदर विति स्तुत के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिएगा। जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, जिसमें सिकंदर ने क्या किया? पोरस को क्या कर दिया? पराजित कर दिया, क्योंकि बेचारा एक व्यक्ति था और एक व्यक्ति को हराना आसान होता है। तो पोरस को क्या हो गई? यहां पर हार हो गई। सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, यानी कि जिसको बोलते हैं अपन डबल पावर, जो सिकंदर को मिल गई, क्योंकि हराने पर डबल पावर मिलती है। ठीक है, तो उसके बाद में देखिएगा, भारत के राजा बहादुर और साहसी प्रभावित होने के बाद में सिकंदर ने पोरस के राज्यों को वापस कर दिया और उसने अपने सहयोगी बना लिया। अब सिकंदर की रणनीति देखिएगा, सिकंदर की रणनीति के तहत काम करता था ये व्यक्ति, कि इसने कहा कि देखिएगा, इसका साहस देखता है, इसकी वीरता देखता है, पोरस की वीरता और साहस पर जो था, यानी कि क्या करता है? दया नहीं करता है ये, बल्कि इसका फैन हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका फैन हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं ना, फैन हो गया ये मेरा। ठीक है, तो जो फैन होना होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छी बातें अगर आपको मिल जाए सुनने को, तो आप उस व्यक्ति के फैन हो जाते हो, है ना, आदर्श मान लेते हो। तो इसी प्रकार से इस व्यक्ति ने इसकी साहस और वीरता देखकर क्या किया? सिकंदर को इसका फैन हो गया, और इसने कहा कि भाई देख, लड़ाई हो गई, अपन लड़ लिए, सैनिक मर गए, अपन दोनों जीवित है अभी तक तो, और अब अपन को क्या करना है कि मुझे भारत पर शासन करना है, और मुझे भारत में प्रवेश करना है, और मेरे भारत में प्रवेश करने में अगर तू मेरी सहायता करे तो मैं तेरा साम्राज्य वापस लौटा देता हूं। लेकिन भाई साहब, पोरस ने देश के साथ में गद्दारी नहीं की, भारत के साथ साफ मना कर दिया कि मैं किसी की भीख नहीं लूंगा। समझ पाया? किसी की भीख नहीं लूंगा, यह भारतवासियों की खासियत रही है। तो उसने कहा कि मैं भीख नहीं दे रहा हूं तेरे, मैं तेरी वीरता और साहस का नाम दिया गया इतिहास में उसको, है ना। लेकिन लोग यही कहेंगे कि भीख दी गई थी उसको, इसलिए उसने वापस साम्राज्य ले लिया राज करने के लिए। लेकिन वो अपनी लाइफ में अपने ऊपर कलंक नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि वीर और साहसी व्यक्ति था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई देख सिकंदर, बात यह है कि मैंने युद्ध में हार गया तो एक दास का जीवन जी लूंगा, लेकिन मैं साम्राज्य पर नहीं बैठूंगा। तो इसने कहा कि मैं तेरी वीरता से प्रसन्न होकर मैं तुझे उपहार के रूप में देता हूं, और उपहार के रूप में ये वापस जो है इसका शासक साम्राज्य जो था वो उसको वापस लौटा देता है, और अपना सहयोगी बना लेता है कि आप मेरा सहयोग देना, मैं भारत के अंदर आगे प्रवेश करता हूं। ठीक है, चलिए आगे। पोरस के बाद में सिकंदर ने जो है यानी कि गेल्गिया निकाय, वो कट जातियों के लोगों को पराजित किया। अब देखिएगा, भारत में छोटी छोटी प्रजातियां भी हुआ करती थी उस समय, तो उसमें से दो प्रजातियों का नाम आया है मुख्य रूप से। एक का नाम है गोलिया निकाय, गोल्गी निकाय, और एक जाति का नाम है कट जाति। ये दो जातियां हुआ करती थी, और गोलिया निकाय और कट जाति जो थी, इन दोनों को भी सिकंदर ने पहले पोरस को हराता है। उसके बाद में जैसे आगे बढ़ता है तो उसके रास्ते में ये लोग उसको डांटने के लिए आते हैं, फिर वो इन लोगों को भी समाप्त कर देता है। क्योंकि पहले छोटे छोटे कबीला हुआ करते थे लोगों जो जंगलों में निवास करते थे, और जब आपके पाकिस्तान की तरफ से होता हुआ
आपका जो मानचित्र की सहायता से पहले मैं समझाऊंगा सिकंदर किस प्रकार से आपके भारत में प्रवेश करता है। जब आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, केवल अभी आप लिखते चलो साथ के साथ, है ना, और समझते चलो चीजों को, याद रहेगा तो फिर सब कुछ हो जाएगा लास्ट में जाके, ना। तो क्या होता है कि इन जातियों को भी इसने क्या किया, दमन कर दिया, विचारों को हरा दिया। ठीक है, इसके बाद में सिकंदर ने क्या किया, व्यास नदी की सीमा तक पहुंच गया। अब व्यास नदी पर आ गया भाई साहब, आपके जो व्यास नदी है, व्यास नदी के किनारे पर जो आपका सिकंदर था वो पहुंच गया है व्यास नदी के किनारे पर। ठीक है, तो व्यास नदी पर आ जाता है और वहां पर पूर्व की ओर से बढ़ना चाहता है, यानी कि पूर्व की ओर से, यानी कि उधर से पहली तरफ से वो आना चाहता है। कहां पर? परंतु उसकी सेना ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यूनानी सैनिक लड़ते लड़ते थक गए थे और बीमारी से ग्रस्त भी हो चुके थे। क्या हो गए थे? बीमारी से ग्रस्त हो चुके थे। ठीक है, यूनानी इतिहासकार ईरान ने लिखा है कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अहंत और श्रेष्ठ हुए हैं। यहां पर एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, बहुत बड़ी चीज है। देखो, एक समय की बात है और इसको एक कहानी के रूप में आप समझेंगे तो एक बेहतरीन इतिहास आपके समझ में आएगा। देखिएगा, बात उस समय की है जब आपका सिकंदर जो था भारत की ओर बढ़ रहा था। कहां बढ़ रहा था? भारत की ओर। उस समय के शासकों की बात करें तो आपका सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? बिहार में मगध साम्राज्य था ना, तो वहां का शासक कौन था? लास्ट वाला जो शासक था जिसको उसने मारा था और चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनता है उस समय, उसकी बात कर रहा हूं। तो उस समय क्या होता है, इस पर एक कहानी मुझे याद आई है तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। तो देखिएगा, उस समय होता यह है कि जो आपका चाणक्य था, आचार्य चाणक्य जिसको आप कहते हैं, वो चाणक्य आता है और उसने सोचा कि अगर सिकंदर भारत में प्रवेश कर जाएगा, आचार्य था, अगर सिकंदर भारत में प्रवेश कर जाएगा तो भारत को नष्ट कर देगा पूर्ण तरीके से, और उसका सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वो संपूर्ण भारत पर राज करना चाहते थे। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाना चाहते थे। तो उस समय यह हुआ कि सिकंदर जब भारत की ओर प्रवेश कर रहा था तो व्यास नदी के किनारे पर वो आ गया, और व्यास नदी के किनारे पर जब आया तो वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो पहुंच जाते हैं, और वो उस समय आचार्य थे वहां पर, तक्षशिला विश्वविद्यालय के, पता है आपको। तो वहां पर पहुंच गया। जब वो वहां पर पहुंचता है तो सिकंदर से मिलता है और सिकंदर को कहता है कि अब आगे मत बढ़ना। भाई आगे क्यों ना बढ़ो? सिकंदर ने कहा कि आगे मत बढ़ना, भाई क्यों ना बढ़े? तो सिकंदर से कहा गया कि आप आगे नहीं बढ़ सकते भारत में अब, और इसलिए नहीं बढ़ सकते क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि आप जो है, आपको भारत की जनता जो है शराब दे देगी, और शराब दे देने के कारण यहाँ पर प्रलय आ जाता है, तो इसी कारण से आपकी क्या मर सकती, यानी कि आपकी सेना यहां से खत्म हो सकती है। तो यह डर जो था, एक भय की जरूरत थी, युद्ध की स्थिति ऐसी बरकरार थी, एक भय का डर था, यानी कि एक भय बनाना प्रारंभ हो गया, और जब भय बन गया तो सिकंदर के भय बन जाता है कि वाकई में ये बात सत्य है क्या। लेकिन उसके साथ में गुरु था अरस्तु। अरस्तु कहता है कि गलत बात है, क्योंकि वो साइंस का था, वो नहीं मानता इस बात को। अब नहीं मानता तो आचार्य चाणक्य ने सोचा कि अब किया क्या जाए, सिकंदर को रोकना होगा, भारत में प्रवेश करने से रोकना होगा, नहीं तो ये पूरे देश को निपटा के चला जाएगा। तो उसने क्या किया, जिसको बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसको बुलाता है और उसको कहता है कि पुत्र, बात यह है, सिकंदर की सेना में भर्ती होना। बड़ा महान था चंद्रगुप्त मौर्य वेशभूषा बदलने में और लीडरशिप करने में। तो उसने क्या किया कि ये डर तो बिठा दिया गया शाम के समय, उसने कहा कि शाम के समय ये डर बढ़ा दिया, तो उसने सिकंदर नहीं माना, और सिकंदर दूसरे दिन तैयारी करने लग गया युद्ध की वापस। तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के पास में जाते हैं, एक सैनिक को, सिकंदर के एक सैनिक को निपटाते हैं, उसकी वेशभूषा पहनकर बदलते हैं और वेशभूषा पहनकर उसकी सेना में प्रवेश कर जाते हैं। जब वो उसकी सेना में प्रवेश कर जाते हैं तो उस समय क्या होता है, वो उसकी सेना के अंदर भोजन के अंदर जहर मिलाना प्रारंभ कर देता चंद्रगुप्त मौर्य। और जो सैनिक भोजन करते थे और सो जाते थे तो वो सोते ही रह गए। तो सिकंदर के अंदर भय तो पहले बैठा दिया गया, डर तो पहले बैठा दिया गया,
और उसके बाद में वो डर को सच्चा करने के लिए चाणक्य ने गेम खेला, और जो गेम खेला वो गेम जो था वो काम कर गया। अब वो उस पर असर कर गया, क्योंकि उसकी सैनिक की टुकड़ियां जो थी वो खत्म होती चली गई। जैसे ही सैनिक की टुकड़ियां 2-3 टुकड़ियां खत्म होने लगी, 2-3 दिन तक जहर मिलाया गया खाने में, तो खत्म होने लग गए। जब खत्म होने लग गए तो सिकंदर ने सोचा कि बात सत्य है चाणक्य की, कि गुरु की बात सत्य है, और उसकी सेना में इस चीज का डर फैल गया कि भारतवासी श्राप दे दिए, व्यास नदी के आगे नहीं जाएंगे। तो लड़ते पहला रीजन यही था, क्योंकि उनके मन में आचार्य चाणक्य के द्वारा डर बिठा दिया गया था, इसलिए उसकी सेना आगे नहीं बढ़ना चाह रही थी। दूसरा कारण यह था क्योंकि वो लड़ते लड़ते थक गए। तीसरा कारण यह था क्योंकि प्रजातियां जो हुआ करती थी वहां की, वो प्रजातियां बहुत खुंखार हुआ करते थे, कहीं से भी आक्रमण कर देते थे, ना रात देखती थी ना दिन देखती थी, ना कोई नियम कानून जानती थी, कहीं से भी टेंट फाड़ा करती थी और सैनिकों को फाड़ दिया करते थे, उखाड़ दिया करते थे, है ना। तो वो खुखार जनजातियों से परेशान होकर लड़ते लड़ते बेचारे अपनी सुरक्षा करते करते लास्ट में आ गया था। घर गए हुए 5-6 महीने हो गए थे, तो उनको छुट्टी चाहिए थी, क्योंकि बीवी इंतजार कर रही थी, किसी की मां इंतजार कर रही थी, तो उनको जाना था। तो इसलिए सिकंदर के पैरों में पड़ जाता है और कहते हैं कि महाराज अब तो युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि भारतवासी अगर शराब दे देंगे तो ये जो बचे हुए सैनिक है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सिकंदर जो है अपना मूड बदलता है वापस, और वापस रवाना हो जाता है। ठीक है, तो चलिएगा कभी फिर सुनाएंगे कहानी। तो यूनानी इतिहासकारों ने क्या किया, ईरान ने लिखा है कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। यानी कि उस समय की बात कर रहा हूं मैं, इतिहासकार एक ईरानी और एक यूनानी इतिहासकार है। यूनानी और ईरानी इतिहासकारों ने लिखा था उस समय कि यूनानी व ईरानी जो इतिहासकार थे आपके, उन्होंने लिखा था कि भारत में जो है युद्ध कला सर्वश्रेष्ठ है भाई यहाँ की। क्या है, यानी कि भारत के लोग जो है युद्ध कला में बहुत सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि युद्ध बहुत खतरनाक तरीके से करते हैं भैया, है ना। तो युद्ध के अंदर सर्वश्रेष्ठ है, इस कारण से ये, इसलिए इन लोगों के लिए इतिहास में भारतवासियों के लिए लिखा गया है। यूनानी सैनिकों को यह ज्ञात हो गया कि गंगा के तट पर एक शक्तिशाली साम्राज्य है, और वो आचार्य चाणक्य का ही साम्राज्य आपको पता है। तो गंगा के किनारे पर अगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो इतना शक्तिशाली साम्राज्य है, तो उससे युद्ध करने की बस की बात नहीं थी इनकी। ठीक है, तो इसलिए भी वापस चले गए थे। मगध पर नंद वंश का शासक था, और उसकी सेना में सिकंदर की सेना से ही कहीं अधिक विशाल थी, और इसी कारण से सिकंदर की सेना आगे बढ़ना तथा युद्ध करने से इनकार कर देती है, और सिकंदर लास्ट में दुख भरे स्वरों में एक श्लोक कहकर जाता है, उसको आप लोगों को मैं सुना देता हूं। मेरा थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, अन्यथा इस क्लास में बहुत मजा आता पढ़ने का। मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन है, कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। सिकंदर पंक्ति बोलता है क्योंकि विवेक बिंद्रा है ना वो भी, क्योंकि सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए एक लीडरशिप क्वालिटी का जो व्यक्ति होता है ना, उसको हर दुख सुख में, हर समस्या में एक साहस और एक वीरता वाला व्यक्ति दिखाना प्रतीत होता है और दिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर वही व्यक्ति डर जाए, अगर परिवार में कोई आपदा आ जाए और परिवार का मुखिया ही अगर डर जाए, तो समझ लीजिएगा सब खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन वो लीडरशिप क्वालिटी जो होती है, वो अगर आप साहस पूर्वक निभाते हैं तो आपके पूरे परिवार में जान रहेगी, क्योंकि आप में जान है तो पूरे परिवार में जान है। समझ पा रहे ना, क्योंकि ऐसी समस्याओं से मैं बहुत गुजरा हुआ हूं। क्योंकि जब भी आप लीडरशिप करते हैं तो लीडरशिप की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपके पीछे की खड़ी पब्लिक ये सोचना चाहिए कि आगे सामने जो खड़ा है वो सब समेट लेगा, लेकिन ये कभी कभी घातक भी हो जाता है। तो आप जब भी जिला के प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आपके नीचे के अधिकारियों को कोई भी कार्य करने में निसंकोच होना चाहिए। राजनेताओं के विपक्ष में लड़ने के लिए, किसी भी गलत काम के लिए लड़ने के लिए निसंकोच होना चाहिए। शहर में अतिक्रमण हटाना हो, या फिर शहर में भ्रष्ट लोगों को खत्म करना हो, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी वर्क करने पर क्या होना चाहिए, आप में लीडरशिप क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, साहस वीरता पूर्वक, ताकि आपके पीछे के लोगों को डर ना रहे कि जब तक हमारा एसडीएम, जब तक हमारा कलेक्टर हमारे साथ में है, तब तक हम किसी से डरेंगे नहीं। ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए। ठीक है,
और साथ में आईपीएस जो अधिकारी बनते हैं उन लोगों से तो खास तौर पर आग्रह करता हूं कि अगर साहस ही नहीं हो ना तो थोड़ा साहस भर लीजिएगा। ऐसे नहीं, सांस खींचना और छोड़ना नहीं है, यानी कि अपने आप को एक लीडरशिप बनाने की कोशिश करिएगा, एक लीडरशिप की क्वालिटी लाइएगा, ताकि आपके पीछे हजारों लोग आपके विश्वास पर खड़े रहते हैं, लाखों लोग आपके पीछे रहते हैं, आप लोगों की एक इशारे पर काम करने के लिए। तो सिकंदर कहता है कि मैं उन्हें जगाना चाहता हूं, सिकंदर कहता है कि मैं उन दिलों को उत्साह भरना चाहता हूं जो क्या है, यानी कि कायरता से डरे हुए हैं, यानी कि कायरता से निष्ठाहीन है और कायरतापूर्ण डरे हुए हैं और दबे हुए हैं। मैं उन लोगों के दिलों में क्या करना चाह रहा हूं, उत्साह भरना चाह रहा हूं। लास्ट में ये सवाल बोलता है, इसका कहने का तात्पर्य आप समझ पाए क्या कह रहा है ये कहना ये चाह रहा है कि जो व्यक्ति डर गए हैं उनके मन में उत्साह भरना चाहता हूं। कहने का मतलब जो व्यक्ति डर चुके हैं, किससे डर चुके हैं, राजाओं से, भारत के राजाओं से, भारत की सेनाओं से डर चुके हैं, उन लोगों के दिल में उत्साह भरना चाह रहा हूं। और ये व्यक्ति जो है क्या हुए हैं, डरे हुए हैं। चलो आगे चलते। इसके बाद में क्या हुआ, सिकंदर की शत्रुताओं से कभी नहीं हार हुई, लेकिन अपने लोगों से ही हार हो गई थी। सिकंदर कभी भी किसी से हारा नहीं भाई, लेकिन अपने सेना के आगे सिकंदर भी हार गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, अपने पीछे के जितने भी लोग हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है तो आप जीत जाएंगे, अन्यथा आप हार जाएंगे। सिकंदर भारत में जो है 326 से 325 यानी लगभग 19 महीने रहा और हमेशा बेचारा युद्ध करने में ही उसकी जिंदगी गुजर गई। भारत के अंदर 19 महीने रहा था बेचारा। कितने महीने रहा था, 19 महीने रहा था और 19 महीने तक युद्ध करता रहा, कंटिन्यू बेचारा। ठीक है, वापसी के समय सिकंदर की सेना जो है सिंधु नदी के मुहिम पर दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक जल मार्ग से जाती है और एक स्थल मार्ग से जाती है। और जल मार्ग में जो जाती है उसका निकोर्स के नेतृत्व में जाती है, जो कि ये भी एक लेखक रहा है, नियोगर्स के नेतृत्व में जाती है, जो कि किसके, नियोगर्स किसका नेतृत्व करता है, जल मार्ग का नेतृत्व करता है, जल से लेकर जाता है पानी से। और स्थल मार्ग से जो था एक व्यक्ति स्थल मार्ग से लेकर जाता है, जो कि क्रेटस के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, क्रेटस के नेतृत्व में, क्रेटस के नेतृत्व में जो है स्थल मार्ग से ये लोग जाते हैं। और भारत के भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय जो है पाटली राज्य में, राज्य का विरोध था। पाटली राज्य जो भारत का पाटली राज्य जो था इसके विरुद्ध था। अंतिम लड़ाई जो थी पाटली के विरुद्ध लड़के जाता है ये। ठीक है, और उसने अपने भूभाग में 3 हिस्सों में बांट दिया और तीनों यूनानी गवर्नर यानी कि स्थानीय शासकों के हाथ में सौंप दिया गया था। सिकंदर लड़ता गया, जीतता गया और उनको वापस उन्हीं लोगों के हाथ में देता गया। सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे, जिनमें से पहला नगर है जिसको बोलते हैं वेखाफिल, यानी कि झेलमा नदी के किनारे पर आज भी है ये, है ना, वेखाफिल। क्या नाम है, वेखाफिल, है ना। वेखाफिल जो नगर है वो इसने बचाया था झेलमा नदी के किनारे। और दूसरा निकाय नगर जो कि विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध है, दूसरे का नाम है निकाय नगर जो कि वर्तमान समय में क्या है, विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इन्होंने 2 नगर बसाए थे और जिसमें उसने पोरस की विजय की स्मृति भी बसाई थी, यानी कि निकाय वाला जो नगर बसाया था उसने, उसमें पोरस की विजेताओं के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, उसके बारे में लिख के गया है बेचारा। इसके बाद में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सिकंदर के आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सिकंदर का प्रभाव हम पढ़ेंगे और उसके बाद में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे सिकंदर के प्रभावों के बारे में, क्योंकि ये भी एक अहम टॉपिक है। और इसके बाद में आगे आपका मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है, क्योंकि फिर नंद वंश का अंत करेंगे, है ना, सिकंदर के साथ में फिर नंद वंश के घरानंद का अंत करेंगे और उसके बाद में आचार्य चंद्रगुप्त मौर्य की इच्छा पूरी करेंगे और किसको, सामंत यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेता हूं, सब चीजें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो देखिएगा, हम बात कर रहे थे, यहां तक पहुंच गए थे तक्षशिला राज्य तक। सबसे पहले सिकंदर तक्षशिला पर आक्रमण करता है। यहाँ का राजा जो था अमी था। सबसे पहले इसकी भिड़ंत जो होती है यानी कि पोरस से होती है। पोरस आपका जो था झेलमा नदी के किनारे का रक्षक था, यानी कि उस समय इसका साम्राज्य वहां पर था। इसमें पोरस से जबरदस्त युद्ध हुआ और युद्ध करने में बहुत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था।
इसी कारण से पोरस के अंदर युद्ध, पोरस के साथ में युद्ध करता है झिलम नदी के किनारे पर। सिकंदर से जबरदस्त युद्ध होने के बाद में सिकंदर को जो है यानी कि इसकी वीरता पर, साहस, इसकी साहस और वीरता पर सिकंदर को गर्व महसूस हुआ कि वाकई में लड़ाई करने वाला व्यक्ति चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। इसी प्रकार से झेलम नदी के किनारे पर अभी जो है इसकी सहायता नहीं करता है और अभी पर और इस पर आक्रमण कर देता है, ये हार जाता है और उसके बाद में इतिहास में क्या हुआ था, यानी कि इसके बाद में इसको वापस सिकंदर लौटा देता है। हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है, भारत से ईर्ष्या करता था क्योंकि धनदान था और उस समय विश्व में चल ये रहा था क्योंकि तुर्क पर किसका शासक था, सिकंदर का शासक था। ईरान पर ईरान और यूनान के मध्य युद्ध चल रहा था और यूनान के अंदर जब यूनान का साथ देता है सिकंदर, तभी ही ईरान को हरा पाते हैं। इराक पर और ईरान पर और तुर्क पर सिकंदर का शासन हो जाता है और अरस्तु को उस समय वहां से यूनान से गुरु बना लेता है वो, ठीक है। इसी प्रकार से जिस नाम से यानी कि जो पोरस के द्वारा पोरस और सिकंदर के मध्य जो युद्ध हुआ था उसको वात स्थिति युद्ध के नाम से जाना जाता है और व्यास नदी के किनारे पर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद में युद्ध होता है इनके बाद में। और इसके पोरस के बाद में जो है गेलुलिया और कोटी नामक जाति जो थी उनके साथ में युद्ध होता है सिकंदर का। और इसी के साथ में जो है यानी कि बताया गया है, कई इतिहासकारों ने लिखा है कि भारत में युद्ध करने की प्रजाति और भारत में युद्ध करने की जो कला है वो बहुत प्रसिद्ध रही है। तो इसी प्रकार से आपकी क्लास की समाप्ति होती है। फिर लास्ट में सिकंदर की सेना जो है युद्ध करने से मना कर देती है और चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य की नीति और दिमाग काम कर जाता है और भारत को इस भयानक व्यक्ति से क्या हो जाता है, यानी कि छुटकारा मिल जाता है। 326 से 325 ईसा पूर्व तक यहाँ पर रहता है, लगभग 19 महीने सिकंदर युद्ध करता रहता है उसके जीवन में। लास्ट में चला जाता है और 22 में इसकी मृत्यु होती है, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से दो रास्तों से लोग गुजर जाते हैं, एक जल मार्ग से, एक स्थल मार्ग से। कुछ लोग इधर गुजरात की तरफ से पाकिस्तान से होते हुए चले जाते हैं, ईरान में चले जाते हैं और कुछ लोग पाकिस्तान से होते हुए स्थल मार्ग से चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी ये थी और अगली कहानी में सिकंदर का जो आक्रमण था, अब यहाँ से वापस चला गया, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, कहां से आया था, किस प्रकार से लड़ा, सब कुछ खत्म हो गया, चला गया। अब इसके बाद में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि भारत पर सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। और सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि क्लास आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि क्लास को सभी विद्यार्थियों के साथ में शेयर करें। एप्लीकेशन पर जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी यूट्यूब पर मुझे सुन रहे हैं वो विद्यार्थी इसको शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।